हे दोस्तों, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स या उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ये सभी आपको मिलेंगे निःशुल्क हमारी वेबसाइट himavantuk.com पर। तो आज ही हमारी वेबसाइट को फॉलो करें और वेबसाइट पर आने वाले ढेर सारी टेस्ट सीरीज और उत्तराखंड संबंधी वरियस कंटेंट और उत्तराखंड करंट अफेयर्स का लाभ उठाएं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप स्वयं अपने ब्राउजर में जाकर टाइप कर सकते हैं himavantuk.com। तो himavantuk.com पर निःशुल्क चलने वाले उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं और इन सभी टेस्टों का आपको फायदा मिलेगा आपके अपकमिंग ग्रुप सी, उत्तराखंड पुलिस और अन्य परीक्षाओं में। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 53 है और इसमें भी डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। लास्ट जो पार्ट आया था 52, उसमें हमने देखा था जो उत्तराखंड टीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्न पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया था। उसमें जो प्रश्न रह गए थे उनको आज हम पार्ट 53 में करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीएस के एमसीक्यूज हैं और आगामी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी बार, तो सभी क्वेश्चनों को देखना आपके लिए आवश्यक है। और साथ ही चैनल पर जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनको फॉलो करना भी आवश्यक है, लाइक यूके जीके टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, ये जीके की टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज। इसके साथ जितने भी हमारे डिस्क्रिप्टिव सेशन आते हैं उनको तो आपने देखना आवश्यक है। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं आज इस टेस्ट सीरीज में आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों, इसका रीज़न होता है चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसके कारण ये ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, गरजती चालीसा का संबंध किससे है? तो गरजती चालीसा जो रिलेट करती है ये हमारी दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी पश्चिमी पवनें चलती हैं, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें बोल सकते हैं, पछुआ जो हवाएं चलती हैं, यही कहलाते हैं गरजती चालीसा। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसमें। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका। ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात करेंगे भारत का मैनचेस्टर, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब मैनचेस्टर क्या है, थोड़ा इसको भी जान लीजिए। आप कई बार पढ़ते हैं ना, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, जापान का मैनचेस्टर कौन सा है। भाई मैनचेस्टर कहाँ पे है ये? तो मैनचेस्टर देखिए इंग्लैंड में स्थित एक नगर है और मैनचेस्टर अपने सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है बहुत पहले से ही। ठीक है, जब हमारा जो व्यापार चलता था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उसी टाइम से लेकर ये डेवलप हो गया था सूती वस्त्र का उद्योग यहाँ पे मैनचेस्टर में। इसलिए मैनचेस्टर क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया ये सिटी पूरी। ठीक है, इसीलिए भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि भारत में जहाँ पर सूती वस्त्रों का उद्योग खिला फला फूला होगा उसी को मैनचेस्टर नाम दे दिया। ऐसे ही ओसाका जो है मेन इंडस्ट्रियल सिटी हम मान सकते हैं जापान की, तो यहाँ पर ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बेस्ड है, इसलिए इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, इनको जानना आपके लिए आवश्यक है। क्यों बोला जाता है? कभी भी अपने अंदर की जिज्ञासा में ये तलाशें कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, उस क्यों के पीछे जब भागेंगे ना आप, तो बहुत सी चीज़ों को आप अनुभूत करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अनुभूति लेंगे, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप तरसेंगे, तड़पेंगे, तब जाके आपकी जो पहुंच है, पकड़ है, बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई भी एग्ज़ाम आपको बहुत आसान लगेगा फिर। ठीक है, केवल रटने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैनचेस्टर से आपको एक याद आया होगा, फुटबॉल प्रेमी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैनचेस्टर हमारा क्लब भी है ना, इंग्लैंड में जो फुटबॉल लीग चलती है, तो मैनचेस्टर क्लब इसी के नाम से है। एक देखिए यहाँ पे अभिकथन दिए गए थे और साथ ही तर्क दिया गया था। कथन था कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, ये कथन था, और तर्क था कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही कूट का चयन करना था, ए और आर दोनों सही है या केवल ए सही है, आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान कम होता है हमेशा। ठीक है, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे ना, तापमान में कमी आती है, और ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता भी रहती है। तो ए भी सही है और ए आर की सही व्याख्या है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? ठीक है, तो आरोही क्रम पूछा गया है इसमें, यानी कि नीचे से ऊपर को। तो यहाँ पर अगर हम आरोही क्रम में जाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए। ठीक है, सही आंसर इसका होना चाहिए दोस्तों
ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया सबसे पहले, फिर उसके बाद पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आबादी है दोस्तों, पूर्वी एशिया में सभी आ जाते हैं, इंडोनेशिया वगैरह आ जाता है। फिर दक्षिण मध्य एशिया, तो दक्षिण मध्य एशिया जो है सबसे घनी आबादी वाला एरिया हो जाएगा, दक्षिण मध्य एशिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही क्रम है इसका आबादी के हिसाब से। अगला देखिए, इनमें से कौन सा प्रमुख याम्योत्तर है। ठीक है, तो प्रमुख याम्योत्तर जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि 0 अंश देशांतर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र है। ठीक है, तो थीमेटिक मानचित्र दोस्तों वो हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन बी, वर्षा वितरण मानचित्र। ठीक है, वैसे देखिए फिजिकल टोपोग्राफिकल सभी एक ही में रखे जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन मानूंगा मैं तो इसको। ठीक है, लेकिन आंसर इसका यही होगा, वर्षा वितरण मानचित्र, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। तो पेडागोजी का उतना यहाँ पर हमें अनुभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो व्याख्यान विधि मतलब जो भी व्याख्यान होता है, ठीक है, उसका गुण इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, श्रवण कौशल का विकास, सुनने की कला भी होनी चाहिए, अध्यापक के लिए सुविधाजनक भी होना चाहिए, भाषा संबंधी योग्यता का विकास भी होना चाहिए, बाल केंद्रित विधि नहीं होगी इसमें, ऑप्शन डी। अगला देखिए, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू करना और अंगीकृत करना दोनों में अंतर होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए। तो संसदात्मक जो शासन होता है, इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हमेशा रहेगी मंत्रिपरिषद में। ठीक है, नाम मात्र की जो शक्ति होती है वो देखा जाए तो किस में होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन वो केवल एक सीमित शक्ति होती है, सीमित। और पूरी देखा कंट्रोलिंग पावर तो जो हमारे केंद्र सरकार चल रही है ना, केंद्र सरकार जो होती है, मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनमें होती है, तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं किस में रखी गई हैं। तो 6 स्वतंत्रताएं जो हमारी रखी गई हैं आर्टिकल 19 में रखी गई हैं। ठीक है, वो इसमें है ना, सभी हमारे फ्रीडम टू स्पीच सभी चीज़ें तो इसी में रखी गई हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 19। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगा सकते हैं, और ये अधिकार हमारे संविधान ने किसको दिया है, संसद को दिया है। कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ गई तो संसद देखेगी इस मामले को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण करना हो या उसको समाप्त करना हो, ये डिसीजन लेती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन सी। ठीक है, संसद द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। ठीक है, तो संसदात्मक सरकार जो बनी थी सबसे पहले, ये हमारे ग्रेट ब्रिटेन में बनी थी। ठीक है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श कैसा होता है, बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको बोलूँगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को कोई परामर्श, यहाँ पे परामर्श की बात हो रही है केवल, तो परामर्श कोई भी राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, बाध्यकारी नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कब किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए सबसे पहले अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान की जो मूल प्रस्तावना है या ढांचा है उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं हो सकता, और ये वाद था हमारा केरल बनाम केशवानंद भारती वाद, 1973, ऑप्शन बी। ठीक है, केशवानंद भारती वाद में फिर फाइनली ये डिसीजन जाता है, मतलब ये केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें ये डिसीजन देती है कि संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं होगी, यानी कि जो प्रस्तावना वगैरह है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। भारत में किस तिथि को आरटीआई लागू हुआ था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लागू हुआ था, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हुए होंगे इसमें। तो देखिए, संसद के हमारे दो सदन होते हैं ना, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन यानी कि लोकसभा। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा के लिए 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में उत्तराखंड के 3 सदस्य जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 3 8। यहाँ पर ना तो लोकसभा पूछा गया ना राज्यसभा पूछा गया है, यहाँ पर संसद पूछा गया है। तो संसद के ही घटक है ना दोनों, लोकसभा राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? ठीक है, तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती है हमारी, तो इससे संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है? तो राइट आंसर इसका आर्टिकल 312 यानी कि 312 अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 बोलता है ये। इसके अलावा 249 252 जो है ये राज्य की जो कार्यकारी हमारे कानून वगैरह हैं उनसे संबंधित हैं। ठीक है, 312 हमारा नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद है। उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका आंसर था ऑप्शन है 1 सदस्य। एक ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए केवल ग्राम प्रधान भी तो एक पंचायत का ही सदस्य होता है ना। पंचायती राज जो है प्रणाली, उसी का तो एक मेंबर है वो भी, ग्राम प्रधान। तो पंचायती राज प्रणाली में पंचायत सदस्य बनने के लिए, वो ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 ईयर्स। ठीक है, 21 साल होने ही चाहिए। ऑप्शन बी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, आप सभी को पता है जो हमारा पंचायती राज संशोधन हुआ था, 73 हमारा ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74 हमारा अमेंडमेंट नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नगर क्षेत्र का जो प्रशासन है उसको 3 भागों में बांटा गया इसके तहत। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन इसको बोलेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो देखिए, जब पंचायती राज व्यवस्था हमारी आई, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायती राज का जो कानून बना, ठीक है, और पंचायती राज में सबसे पहले महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था वो था 33%, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 33% ये आरक्षण था। उसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी सेंट्रल में, तो 2009 के आसपास पंचायत जो हमारी पंचायती संस्थाएं थी वहाँ पर महिलाओं के रिजर्वेशन को 50% कर दिया गया। वर्तमान में 50 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ में पूछा गया था क्वेश्चन में आपका, तो प्रारंभ में आपका 33% था। ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही होगा। और भविष्य में क्वेश्चन ये पूछा गया कि वर्तमान में कितना है, तो फिर हमारा 50% होगा। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ठीक है, तो देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची जो हमारी है, 11वीं ग्राम पंचायत, 12वीं नगर पंचायत, इन्हीं से रिलेटेड करती है अनुसूचियाँ, जो शेड्यूल है हमारी शेड्यूल्स हैं। और 12वीं जो अनुसूची है इसमें हमारे 18 विषय रखे गए, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। 18 सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको बोलूँगा मैं। तो दोस्तों ये था जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 53। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चनों को आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया और साथ ही जितने भी अन्य टेस्ट सीरीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। वेबसाइट पे बीच में अभी 2-4 दिन के लिए कुछ मेंटेनेंस, कुछ बग प्रॉब्लम हो गई थी जिससे वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन वेबसाइट पर पुनः हमने उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स, उत्तराखंड के वॉरियर्स जो कंटेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर है और साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर है, हिंदी की टेस्ट सीरीज है, सभी पब्लिश होने लग गए हैं। तो वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करना है आपने। ठीक है, वेबसाइट का लिंक क्या है? तो वेबसाइट का लिंक है भैया himwantuk.com। ठीक है, himwantuk.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।